हमारे आज के इस होने में। आज हम जिस स्टेज पर हैं उसमें मेघालय से ज्यादा किसी का योगदान नहीं है। अगर देखा जाए तो सही अर्थों में देखा जाए तो मेघालय ही इस देश की आजादी का जनक है। मेघालय की वजह से ही इस देश में शिक्षा का सार्वजनिकरण हुआ। पूरे देश में आज जो एजुकेशन हम देख रहे हैं वो उनकी वजह से। तो आज ही के दिन 1800 में मेघालय का जन्म हुआ इंग्लैंड में, और संयोग से वो सन 1833-34 में 33-34 आयु वर्ष की आयु में उनको भारत में कोई कानून बनाने के लिए, कोई अपराधों से संबंधित संहिता बनाने के लिए उनको ड्यूटी दी गई। तो उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया। भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं और क्या सीमाएं हैं, क्या अवगुण है, उन सब का अध्ययन करने के बाद मेकाले ने पाया कि इस देश में बहुत ज्यादा विषमता है, बहुत ज्यादा भेदभाव है और बहुत अलग ढंग से देखा जाता। तो उस हिसाब से उन्होंने भारतीय दंड संहिता की नींव रखी इस देश में। इंडियन पीनल कोड जो आज हम देख रहे हैं ये मेकाले की देन है। इंडियन पीनल कोड जो अपराध है, अपराध से संबंधित जो दंड है तो वो उसकी संहिता बनाई। इससे पहले हमारे देश में इस प्रकार की कोई वो विधि विधान थे, और अपराध के लिए हमारे देश में दंड का प्रावधान जाति के आधार पर था, सीधा सीधा दंड नहीं था। यहाँ कोई किसी को मार भी देता तो कहते कि उसने मोक्ष किया है, उसका मोक्ष हुआ है, उसका भला किया है, उसकी मुक्ति की है, और जिसने किया है वो मोक्ष दाता है, उसने उसका मोक्ष किया है। इस प्रकार मारना भी आज की तरह 302 नहीं था। ये 302 मारने के बाद जो धारा 302 दफा 302 भारतीय दंड संहिता की, ये मेकाले की देन है कि कोई किसी को मारता है तो वो हत्या का अपराधी है। परंतु यहाँ पर इस देश में हजारों वर्षों तक हत्या को मोक्ष के नाम से परिभाषित किया गया कि हत्या करने वाला कौन है, हत्यारा कौन है, जिसने हत्या की है। अगर वो ब्राह्मण है तो उसने जरूर मोक्ष किया है, उस व्यक्ति की मुक्ति की है और वो मोक्षदाता है उसका। ये इस देश का, समाज का और इसके सामान्य धार्मिक नियमों का तकाजा था कि हत्या को मोक्ष का नाम दे रखा था। मेकाले ने पहली बार जो इंडियन पिनल कोड, हालांकि मेकाले के की मौत के साल पूरी तरह से अस्तित्व में आ पाया 1960 में, 1860 में वो पहली बार ऐसा हुआ कि अपराध की व्याख्या जाति से नहीं होकर अपराध की प्रकृति से की गई। अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध कौन सा किया है, किसने किया है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इससे पहले किस जाति की व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर उसने किया है तो अपराध है और उसने किया तो नहीं अपराध। जैसे हमारे यहाँ बलात्कार या किसी लड़की को भगा ले जाना या उससे विवाह कर लेना, लड़की से विवाह, जैसे ब्राह्मण की कन्या से किसी भी वर्ण का व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता था, ये हमारा समाज का सिस्टम था। ब्राह्मण की हत्या की तो कोई सोच ही नहीं सकता था। ब्राह्मण को मारना, ब्राह्मण के साथ ऐसा कुछ करना, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण की लड़की अगर वो इच्छा से शादी किसी से करना चाहती है तो भी नहीं हो सकती। परंतु ब्राह्मण शेष 3 वर्णों में से चाहे किसी वर्ण में से शादी कर सकता था, किसी वर्ण की लड़की से। क्षत्रिय के लिए भी नीचे के 2 वर्ण में शादी करने की छूट थी, परंतु ब्राह्मण की कन्या से वो भी शादी नहीं कर सकते। हर एक नीति नियम, जो दंड के प्रावधान और जो थे वो थे जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर। ये सबसे पहले जब इंडियन पिनल कोड मेघालय का आता है और उसमें दंड,
हालांकि उससे भी काफी पहले कलकत्ता में एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड की सजा सुना दी थी अंग्रेजों ने। उसका बहुत बवाल बचा पूरे देश में कि अंग्रेजों को क्या हक है किसी को मृत्यु दंड देने का। परंतु विधिवत रूप से पूरे हक के आधार पर इंडियन पीनल कोड की दफा 302 हत्या का मतलब हत्या, अपराध की प्रकृति क्या है, इसी के आधार पर हत्या तय की जाने लगी। इसी के सभी प्रकार के अपराध की प्रकृति के आधार पर दंड तय हुए, वो है इंडियन पिनल कोड। इसी वजह से मेघालय से इस देश का समाज बहुत ज्यादा नाराज हो गया कि आप इस प्रकार से दंड कैसे दोगे। अपराध, अगर जो आदमी जिस कृत्य को करने के लिए अधिकृत है उसको दंडित कैसे किया जा सकता है? जो मोक्ष कर रहा है, मुक्ति दाता है, उसको दंड कैसे दोगे? परंतु ये दंड की व्यवस्था आई और इस वजह से मेघालय यहाँ पर बहुत ज्यादा बदनाम हुए। सबसे ज्यादा गालियां मेघालय को पड़ती है, जबकि मेघालय ने इतनी अच्छी दंड की व्यवस्था बनाई हमारे समाज का अध्ययन करके। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं वर्ण व्यवस्था की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है सही है, कुछ लोग कहते हैं गलत है। वर्ण व्यवस्था एक व्यक्तियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक सिस्टम है। देखा जाए तो भारत ने सबसे पहले, भारत पहला देश है जिसने वर्ण व्यवस्था स्थापित की लोगों में, कि मनुष्य के स्वभाव क्या क्या है। अगर मनुष्य का स्वभाव ब्राह्मण का है तो व्यक्ति ब्राह्मण होगा और वो ब्राह्मण के रूप से अधिकृत होगा और ब्राह्मण के रूप में अपने कृत्य करेगा, अपनी सेवाएं देगा समाज को। अगर उसका स्वभाव क्षत्रिय का है, उसकी भुजाओं में बल है और वो क्षत्रिय का दूसरे लोगों की रक्षा करने का दायित्व वहन करने की क्षमता रखता है, तो वो क्षत्रिय होगा। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था योग्यता के आधार पर, जैसे आज योग्यता के आधार पर अधिकारी लगाए जाते हैं, टीचर है और है, ये योग्यताओं के मापदंड होते हैं, उसकी परीक्षाएं होती है, उसके प्रशिक्षण होते हैं। तो ठीक वैसा ही सिस्टम इस देश ने बहुत पहले कर दिया था। वर्ण व्यवस्था जो मनु स्मृति से लागू हुई। मनु स्मृति कोई एक चीज नहीं है, मनु स्मृति कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। कई लोग मनु नाम के हुए इस देश में जिन्होंने इस प्रकार के नियम बनाए। तो वर्ण व्यवस्था, देखो दुनिया में वर्ग सभी जगह है, लोगों के वर्ग है, लोगों के अलग अलग स्वभाव के साथ, परंतु वर्ण व्यवस्था की जो हमने की, वर्ग मजदूर है, किसान है, ये वर्ग है, परंतु वर्ण व्यवस्था हमारे देश की देन है दुनिया को। और वर्ण व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक आधार पर थी, वैज्ञानिक योग्यता के आधार पर, परंतु बाद में उसमें विसंगति आई और उस विसंगति के तहत जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय की जाने लगी। ये बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ इसमें। योग्यता का कोई मतलब नहीं, डॉक्टर है तो वेद का बेटा वेद होगा, ये तय कर दिया। चाहे वेद का बेटा वेद का काम नहीं जाने फिर भी वेद का बेटा वेद, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, चाहे उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता हो, रक्षा का दायित्व तो बहुत दूर की बात है, फिर भी वो क्षत्रिय। इस प्रकार जन्म के आधार पर जब इसका निर्धारण होने लगा और फिर जातियां आई, तो इसका सारा जो वैज्ञानिक सिस्टम था वो तहस नहस हो गया। और ये बहुत ही एक गंदी व्यवस्था, क्योंकि जाति व्यवस्था सिर्फ इस देश में है और कहीं नहीं है। पूरी जमीन पर कहीं पर भी जातियां नहीं है। भाई मनुष्य तो एक खुद जाति है, मनुष्यों में भी और जातियां बना देना, ये इस देश में हुआ। जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था की और जाति में फिर ऊंच नीच भेदभाव, ये सारी चीजें जो हुई वो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य हुआ इस देश का। तो आज कई फोन आ गए मेरे पास, दो तीन लोगों के, और उन्होंने कहा कि हमने भी आपकी तरह मेघालय की पोस्ट डाल दी कि मेघालय हमारी आजादी का जनक है, मेघालय ने हमें शिक्षा का सार्वजनिकरण, हमारी शिक्षा के लिए शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोल दिए,
तो हमने भी मेघालय की आज महिमा की, उनका जन्मदिन है, काफी लोगों ने ऐसा किया। तो शिकायतें आई, लोगों ने कहा कि आप मेघालय को सही कैसे ठहरा सकते हैं। तो कहा कि भाई शिक्षा का सार्वजनिकरण मेघालय ने किया है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, सार्वजनिकरण पहले था, इस देश में कभी शिक्षा प्रतिबंधित नहीं हुई, ऐसा दावा बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के दावे बहुत होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो लागू रहनी चाहिए, ये भेदभाव और ऊंच नीच ये जारी रहना चाहिए, ऐसा जिनकी नीयत है वो ऐसा ऐसे कई सगुपे छोड़ते हैं रोज। उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज मेघालय की जयंती को मैंने सुबह से ही पोस्टें शुरू कर दी कि भाई आज मेघालय की जयंती है और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम आज जो भी हैं वो उनकी वजह से हैं, इसलिए और लोगों ने भी ऐसा किया। तो वो डिफेंस में खेलने लग गए। जो लोग इस देश में भेदभाव और ये ऊंच नीच ये जारी रखना चाहते हैं और भी सतत, वो कहते हैं समरसता लाओ समाज में। ये नहीं कहते हैं कि समानता लाओ, नहीं, समानता की बात नहीं करते। वो कहते हैं असमानता है तो है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, आप उसमें भी समरस हो जाओ, ऊंच नीच से राजी हो जाओ, भेदभाव से भी राजी हो जाओ। समानता नहीं है, असमानता है, उसमें भी राजी हो जाओ, उसको कहते हैं समरसता। ये नया जो इन लोगों ने छोड़ा है सगुपा कि सामाजिक समरसता चाहिए। अरे भैया, सामाजिक समरसता से पहले आप हमें असमानता को बंद करो, भेदभाव जो है उसको खत्म करने की आप बात ही नहीं करते, ऊंच नीच को खत्म करने की बात नहीं करते। ऊंच नीच और भेदभाव में ही समरस होने के लिए बाध्य करना चाहते हो, और फिर कहते हैं यहाँ कभी भेदभाव था ही नहीं, कभी ऊंच नीच थी ही नहीं, शिक्षा का सार्वजनिकरण था। ये बिल्कुल, वो कहते हैं कि यहाँ महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, अल्पा गोसा मैत्रेयी, ये महिलाएं शिक्षित थी, गांधारी भी पढ़ी लिखी थी, ऐसा कुछ कहते हैं। परंतु ऐसा था, वो बहुत पहले था, जो था वो बहुत पहले था। कहते हैं वाल्मीकि पढ़े लिखे थे, हो सकता है वाल्मीकि पढ़े लिखे, क्योंकि ये कहा जाता है कि उन्होंने रामायण की रचना की, और वाल्मीकि के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो नीची जाति के थे। हो सकता है वो नीची जाति के हो और पढ़े लिखे हो। उस समय ऐसा प्रतिबंध शायद नहीं था, वो बाद में हुआ। मनुस्मृति जब आई, कहते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण राम के होने से बहुत पहले कर दी। इसका मतलब त्रेता युग से भी पहले रामायण की रचना हो गई, अगर देखा जाए तो बहुत पहले। हो सकता है उस समय पढ़ने की छूट रही हो, परंतु मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि शिक्षा अलग अलग तरह की होगी। क्षत्रिय के लिए एक ही शिक्षा कि वो युद्ध विद्या सीखे, रण कौशल सीखे, तीर तलवार चलाना सीखे। बाकी मंत्र पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की शिक्षा की छूट उसको नहीं थी। संस्कृत जिसके बारे में कहा जाता है देववाणी, देव कौन, ब्राह्मण देवता, वही बोल सकता है, बाकी कोई व्यक्ति संस्कृत में मंत्रों या श्लोक नहीं बोल सकता, ऐसा ये सब प्रतिबंध थे। तो क्षत्रिय के लिए एक निश्चित शिक्षा थी, वैश्य के लिए दुकान का हिसाब किताब कर लो अपना, वाणिज्य व्यापार का, ये शिक्षा थी, अलाउ थी, अनुमत थी। ब्राह्मण के लिए सभी प्रकार की शिक्षा अनुमत थी। वो तीर चलाना भी सीख सकता था, तलवार चलाना भी सीख सकता था, हिसाब किताब भी सीख सकता था, और शास्त्र वेद कर्म कांड सारे सभी प्रकार की शिक्षा के दरवाजे सिर्फ एक वर्ग के लिए यहाँ पर खुले हुए थे, अन्यथा किसी वर्ग के लिए नहीं थे। ये लंबा चला सिलसिला,
क्योंकि हम देखते हैं कि रामायण में कहते हैं कि रामचंद्र ने एक रामचंद्र जब अयोध्या के राजा बन गए तो एक व्यक्ति आता है, एक ब्राह्मण आता है न्याय मांगने के लिए कि हे राजन, मेरा जवान बेटा मर गया, अभी मैं बेटा हूं और मेरा बेटा मेरे से पहले मर गया, ये बहुत बड़ा अपराध है। बाप के जीते जी बेटा मरना ये अन्याय हो गया, ये अनहोनी हो गई। और इसका कारण है कि मैं वेद के मंत्र पढ़ रहा था तो एक शूद्र ने उनको सुन लिया कानों से। शूद्र के सुनने की वजह से ब्राह्मण का बेटा मर गया। तो शूद्र को वहां बुलाया गया, पूछा गया कि तूने अपराध कर लिया, तुझे मंत्र नहीं सुनने चाहिए थे और तेरे मंत्र सुनने से इसका बेटा मर गया, इसलिए इस अन्याय की सजा तुझे दी जाएगी और अपराध तेरे कानों ने किया है। राजा रामचंद्र न्याय करते हैं कि अपराध तेरे कानों ने किया है, इसलिए इसके कानों में पिघला हुआ शीशा, शीशा कितने टेम्परेचर पर पिघलता है, जो गणित के विज्ञान के लोग हैं उनको पता होगा कि शीशा का गलनांक बिंदु क्या है। गलनांक बिंदु से पहले तो उसको ढाला नहीं जा सकता कान में, तो जो गलनांक बिंदु है टेम्परेचर का सेल्सियस में, शायद शीशे का गलनांक बिंदु ये 250-300 तो होगा ही डिग्री का। अब 250 उकुलता खोलता हुआ पानी 100 डिग्री होता, कितना गर्म होता है खोलता हुआ पानी। तो शीशा जब खोलता है, गलनांक में आता है और कान में डाला जाता है, उसमें कितना गर्म होता है, शायद पूरा सिर फट सकता है अगर कोई कान में डाले शीशा। इसका मतलब वो खत्म हो गया होगा आदमी जिसके कान में रामचंद्र ने शीशा, पिघला हुआ शीशा डालने का आदेश दिया था। ये न्याय हुआ था उस समय, कारण कि उसने मंत्र सुन लिए। इसका मतलब शिक्षा की छूट नहीं है। उसके बाद में द्वापर युग बताते हैं, वहां पर अपने एकलव्य की कहानी सुनते हैं, एकलव्य को तीर तलवार चलाने की शिक्षा की अनुमति नहीं, और अगर कहीं से सीख लिया तो उसका अंगूठा दक्षिणा में ले लिया गया और उसका वो काम रोक दिया गया, पेनल्टी लगी उसको, बहुत भारी दंड कीमत चुकानी पड़ी उसकी। तो इस प्रकार राजकुमारों को शिक्षा देते थे धनुर्विद्या की सारी। ये जो गुरुकुल बताते हैं क्या है, गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली का मतलब है कुछ गिने चुने लोगों को शिक्षा दी जाएगी, बाकी वालों को बंद कर दो। गुरुकुल प्रणाली यही थी अगर उसको देखा जाए तो। हमारे अतीत में थी, हमारी संस्कृति है, हमारी वो है, इसलिए गुरुकुल आनी चाहिए। अरे भैया, गुरुकुल में बहुत अन्याय था ना, हमारी है, हमारे यहाँ गलती हुई है तो हमें कहना चाहिए कि हम गलत थे और गलत को वापस स्थापित नहीं। अब हम ग्लोबल है, अब हम वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के आने से यहाँ दुनिया की हवाएं चली, ये देश, इस देश में पूरी दुनिया की हवाएं रम गई और इस देश के जो लोग मेघालय की वजह से स्कूलों में प्रवेश पा गए, स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता अगर मेघालय नहीं होता तो। कि हमें जो नौकर चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, रोज रोज यूरोप से लाने की जरूरत नहीं हो, और ऐसा कोई सिस्टम, तो मेघालय ने कहा यहाँ के लोगों को शिक्षा दी जाए, शिक्षित कर लिया जाए, ये सस्ते में हमारा काम कर देंगे, ये नौकरी कर लेंगे और बहुत कम पैसों में काम कर लेंगे। एक तो विदेश से कोई आदमी आता और यहाँ काम करता, ये छोटे मोटे काम करने के लिए शिक्षा की शुरुआत की। तो मेघालय ने जो स्कूलें शुरू की, जो पढ़ाई शुरू की, उसमें ऐसा नहीं रखा, क्योंकि संस्कृत में तो ये तय था कि ये ब्राह्मण ही पढ़ेगा, परंतु वो अंग्रेजी पे पढ़ाता था, अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हुई। तो वहां ऐसा कोई नहीं था, जाति का भेद नहीं था, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उस स्कूल में एंटर हो सकता है, प्रवेश हो सकता है, ये छूट हो गई। उसकी वजह से उस, उसके बहुत बाद में जाकर के कुछ जो तथाकथित आज क्षत्रिय लोग भी स्कूलों में गए,
शुरू में क्षत्रिय नहीं जा सके, मेघालय ने छूट दी फिर भी नहीं जा पा रहे थे। वैश्य भी स्कूलों में पहुंच गई, वैश्य सबसे ज्यादा पहुंचे, क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य पहुंच गए स्कूलों में, उन्होंने पढ़ाई की। फिर कुछ ओबीसी के लोग भी स्कूलों तक पहुंच गए, जो आज की संवैधानिक ओबीसी है, ये लोग भी। अंबेडकर तो एकमात्र दलित है अगर देखा जाए तो, जो अंग्रेजों के जमाने में पड़ गया। वो तो बड़ौदा के महाराजा की वजह से, उन्होंने वजीफे दिए, उनकी वजह से पड़ गया। बाकी बहुत शायद बहुत कम लोग दलितों में पढ़े होंगे अंग्रेजों के जमाने में भी। छूट तो दे दी फिर भी स्कूल में प्रवेश नहीं पा रहे थे लोग। कारण कई थे, क्योंकि सामाजिक स्थिति इतनी नीची थी कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि मैं स्कूल में एंटर कर सकता हूं। तो ये मेघालय की देन है। और मेरा मानना है कि अगर मेघालय नहीं होता तो न तो कोई अंबेडकर होता, न कोई सर छोटू राम होते, न कोई ज्योतिबा फूले होते, न बलदेव राम मिर्दा होते, और न कुंभाराम मौर्य होते, न हम आज तक पढ़ लिख पाते। वो लोग पढ़े, ज्योतिबा फूले पढ़े, और उनकी पत्नी ने लड़कियों तक को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। पढ़ाने में अगर पढ़ाने की और शिक्षा की अगर देखी जाए, क्रांति देखी जाए, तो मेघालय के बाद में दूसरा सबसे बड़ा श्रेय जाता है ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि पढ़ाएंगे लोगों को। और पढ़ाने के लिए लड़ाइयां मोल ली, संघर्ष किया, लोगों ने उनको मारने के प्रयास किए, फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष का रास्ता चुना और पढ़ाने का काम शुरू किया। मेघालय के बाद फिर अंबेडकर पढ़े, सर छोटू राम पढ़े, मिर्दा बलदेव राम पढ़े, ऐसे ही और कई सारे लोग पढ़े। मैं यहाँ के जो जिनसे हम परिचित हैं उनकी बात कर रहा हूं, ये लोग पढ़े। तो इनके पढ़ने, जैसे सुभाष चंद्र बोस पढ़े, अंग्रेजों की वजह से पढ़े। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस यहां से जब लंदन गए पढ़ने के लिए अंग्रेजों के देश में, वहां बहुत सारे लोग वहां जाके पढ़े थे यूरोप के देशों में, तो वहां पढ़े। और यहाँ पर जब उन्होंने यहाँ के जो 3-4 स्तर की राज्य प्रणाली थी, छोटे जागीरदारों से लेकर के बड़े जागीरदार, राजे महाराजे और अंग्रेज, अलग अलग स्तर थे राज के। तो अंग्रेज तो एक तरह से यूं लगता था कि कोई देवी अवतार है, गोरे रंग का आदमी, उसके सामने भी कौन दे, राजे महाराजा भी उनके सामने देखने से सकुचाते थे, इतना अलग स्टैंडर्ड था उनका। तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने जब लंदन में गोरे अंग्रेज को जूतों की पालिश करते देखा, और सुभाष चंद्र बोस ने अपने जूतों पर पालिश करवाई अंग्रेज से, गोरे आदमी से। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं मेरा आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि गोरा आदमी मेरे जूतों पर पालिश कर रहा है। यहाँ तो पूरा देश, राजे महाराजे उनके जूतों पर पालिश कर रहे थे, जो तथाकथित बड़े बड़े राजे महाराजे थे वो अंग्रेजों के जूतों पर पालिश कर रहे थे। पर सुभाष चंद्र बोस वहां पढ़ने गया और उसको एकदम से स्वाद लगा कि अंग्रेज कोई देवी अवतार नहीं है, और जिसने अंग्रेज को जूतों पर पालिश करते देख लिया वो यहाँ आकर के अंग्रेजों के जूते पर पालिश नहीं करेगा। जिसने ऐसा रस तक लिया, वो स्वाद देख लिया, जो आजादी देखी, वहां की हवा लगी, वहां की यूनिवर्सिटियों में जो फिरा घूमा और दुनिया भर के लोगों के बीच में रहा, तो वो आदमी यहाँ आकर के चाहने लगा कि मैं भी इस प्रकार, हम ये मुल्क भी आजाद होना चाहिए। ये कहां से शुरू हुई? ये मेघालय से शुरू होती। मेघालय की शिक्षा नहीं होती